तो वीडियो लोग कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। आज मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि गले में खिसखिस हो गई है। क्यों मत पूछना, इतने दिनों से जो बैटमैन बैटमैन करते जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो मैंने सबसे पहले दो चीजें की। नंबर 1, मॉर्निंग सो गया हूँ, बैटमैन फिर से देखी मैंने हिंदी में। नंबर 2, अपन ने खोद खोद के वो सारी चीजें निकाली है जो लोग बोल रहे थे 2019 में जब रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अनाउंस हुआ था। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो न्यू द बैटमैन मूवी है ये वो ऑलरेडी देख ली है, वरना इस वीडियो में क्या कर रहे हो, स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और अब क्योंकि तुम लोगों ने रॉबर्ट पैटिंसन को एज बैटमैन देख लिया तो फिर मैं तुम्हारे रिएक्शन चाहता हूँ 2019 में जो लोगों के रिएक्शन निकले थे उसके ऊपर। इवन आई कांट प्रिटेंड दिस doesn't what कितना इंग्लिश रे, doesn't bother me, God effing damn it, why can't DC be good। ये सारे रिएक्शन से वैरायटी के एक ट्वीट पे जब उन्होंने सबसे पहली बार बोला था कि बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन होने वाला है। Holy shit, this will be bad। Okay, seriously, #major fail। Are you joking with me right now? It's like Warner Brothers wants this movie to fail। Even if he gives an amazing performance, no one will take him seriously as Batman। ये तो मैंने कुछ चंदी सिलेक्ट की, पूरा रिप्लाई भरा हुआ है इससे। मतलब कि रॉबर्ट पैटिंसन ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे भी दिया फिर भी उसको कोई एज अ बैटमैन सीरियस नहीं लेगा। दैट डजंट मेक सेंस, राइट। मैं ये सारी बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और इससे अपने को क्या सीखने मिलता है। इंटरनेट पे ऐसे नॉर्मिस की पूरी फौज भरी पड़ी है जो कि एक्चुअल में चीज देखने से पहले अपना फुल एंड फाइनल डिसीजन बता देते हैं। डू नॉट ट्रस्ट देम, जिसमें मैं भी आता हूँ। अब अगर यहाँ से एक्चुअल मूवी की बात करें तो फिर एक कंप्लेन जो मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि इस मूवी के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन और ब्रूस वेन है ना उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले की मूवीज के अंदर हमने देखा है कि ब्रूस वेन जानबूझ के लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक बिलियनर प्लेबॉय है, उसको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ पैसा और लड़की। अब वो चीज इस मूवी के अंदर देखने नहीं मिली, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में कुछ आंसर्स भी अपने आप निकल जाते हैं कि हर बार वही चीज दिखाना जरूरी नहीं है। ऊपर से क्योंकि ये बैटमैन का सेकंड ईयर है, वो अभी भी चीजें सीख रहा है। तुमने अगर मूवी देखी है तो फिर तुमको पता है कि उसने इस मूवी के अंदर भी कुछ चीजें सीखी हैं। गौतम जो सिटी है उसको फियर नहीं बल्कि होप की जरूरत है, एक सिंबल। तुम्हें भी आगे चल के वो प्ले बॉय वाला ब्रूस वेन बन जाए। और इसके ऊपर से जैसा ब्रूस वेन खुद मूवी के स्टार्टिंग में बोलता है कि वो 2 साल से ये काम कर रहा है, रातों को अंधेरे में घूमता है, क्रिमिनल्स को पकड़ता है, क्रिमिनल्स को मारता है। अगर तुम एक्चुअल में ये चीज 2 साल तक करने लोगे ना तो फिर यहाँ पे तुम्हारे फर्क पड़ेगा। दिन कब हो रही है, रात कब हो रहा है, अगला दिन कब आ गया समझ में नहीं आएगा। और वो भाई साहब मूवी के अंदर खुद ऐसा बोलते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी, जो धन दौलत, जो फैमिली नाम है, उसको कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ लूट जाए चल जाएगा। मे भी शायद उसने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि जितना काम वो बैटमैन रह के कर सकता है ना उससे ज्यादा वो काम ब्रूस वेन पैसों का खिलाड़ी होकर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो भाई अपरंपार दौलत है, तुम्हारे पास नहीं। मैं जब इस मूवी को सबसे पहले थिएटर में देखने गया था ना, स्टार्ट हुआ और अपने को फियर जो एक टूल बताया है कि कैसे बैटमैन उसको यूज कर रहा है लोगों को डराने के लिए, क्राइम सप्रेस करने के लिए। अगर तुमने कहीं क्राइम किया, वहां से निकल रहे हो, सामने अंधेरा पड़ गया तो फटके हाथ में आ जाएगी भाई बैटमैन तो नहीं खड़ा है वहां पे, मैंने उस आंटी का पर्स मार लिया इसलिए तू मेरी तो नहीं मारने वाला। लेकिन 2 साल तक इतना करने के बाद भी जो क्राइम रेट्स हैं वो कम नहीं हुए बल्कि और बढ़े जा रहे हैं गौतम में। और फिर उसके बाद अपने को ये वाला सीन देखने मिलता है। मैंने एक्चुअल में ढूंढ के निकाला इसको। इसी शॉट की मैं बात कर रहा था अपने नॉन स्पॉइलर वाले रिव्यू के अंदर कि कैसे सामने गॉर्डन जा रहा है लेकिन उसको लोग नहीं देख रहे, सबकी नजर बैटमैन पे है और बैटमैन को देख के सब टाइट, मतलब बॉडी टाइट। और फिर उसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि बैटमैन एक्चुअल में कितना अच्छा वाला डिटेक्टिव है। जाता है क्राइम सीन पे, इधर उधर देखता है, बोलता है हाँ ये ऐसा वो ऐसा, बाप का पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी ना कि इस मूवी के अंदर बैटमैन को ट्रेन किया है अल्फ्रेड ने। ये वाला अल्फ्रेड बटलर है लेकिन उसी के साथ साथ पहले वो सीक्रेट सर्विस में था, फिर भी साले ने स्पेनिश गलत ट्रांसलेट किया इसलिए उड़ गया बम से। अल्फ्रेड के बारे में जोक बोलना चलेगा क्या? लेकिन इस मूवी की स्टोरी से एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ना कि रिडलर जो है वो एक्चुअल में बैटमैन का यूज कर रहा है अपना काम निकालने के लिए, समझ रहे हो। वरना यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन निकल जाता कि अगर रिडलर को अपना काम करना है तो वो बैटमैन को क्लूज क्यों दे रहा है? अगर वो खुद इन क्रिमिनल्स को मार सकता है तो बैटमैन को क्लू देके अपने पीछे भगाने की जरूरत क्या है? इसका आंसर रिडलर भाई साहब ने खुद दे दिया कि अगर वो एक क्लूज बैटमैन को नहीं देता तो वो कारमैन फैल्कोनी को खुद नहीं मार पाता। और जितना ज्यादा रियलिस्टिक इस मूवी को बनाने की कोशिश किया ना वो एस्पेक्ट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। पुलिस वाले जब बैटमैन को एक ही रूम के अंदर घेर लिए होते हैं, बैटमैन अकेला खड़ा होता है और सब पूरा रूम पैक है, वहां से भाग के जब बैटमैन छत पे आता है मैं बोलता हूँ ठीक है अब ये तो आराम से ग्लाइड करके निकल जाएगा, क्योंकि अपन ने ऐसा होते हुए देखा है द डार्क नाइट के अंदर। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ लेकिन देखा था। खुद को बैटमैन बुलाता है तो उड़ने में दिक्कत क्या होनी चाहिए उसको। टर्न्स आउट की 2 साल तक ये चीजें करने के बाद भी बंदा अभी तक नूब है। अपने सूट को ग्लाइडिंग वाला सूट बनाता है, उसके केव का कुछ तो यूज हुआ, लेकिन वहां पे जिस तरीके से जाके गिरता है वो बस के ऊपर सोच रहा था लैंड करूं, ब्रिज पे लगता है धड़ाम धड़ूम धुश सीधा रोड पे। और उसके बाद अपने को जो वो कार चेस सीक्वेंस देखने मिला पेंगुइन वर्सेस बैटमैन, दूसरी बार देखा मैंने, दूसरी
बार भी मजा आया, क्योंकि है ना तुम ही लोग सोच के देखो कि अपने को वो सीन कम से कम 5 मिनट तक चलता है या मैं भी उससे ज्यादा, और इस पूरे टाइम के अंदर बैटमैन का वो जो बैट मोबाइल है, मतलब मसल कार उसने खुद बनाया है, उसका एकदम क्लियर कट शॉट की गाड़ी दिखने में कैसी अपने को मुश्किल से 1 सेकंड के लिए दिखाया होगा। बाकी सारे टाइम वो पूरा का पूरा चेस सीक्वेंस सिलुएट में था, जिससे अपन का अगला पॉइंट आ जाता है मूवी की सिनेमा। मैंने ऑलरेडी तारीफ कर दी है ये सारी चीजों की, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार मेरे को एग्जांपल देके बताने हैं। इतने सारे शॉट्स है ना जहाँ पे सीन के अंदर बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, बैटमैन का बैक अपने को दिखा और वहां से हल्की लाइट छोड़ी यहाँ पे, सूट जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है मैंने देखा भाई तुम लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो तो फिर ये कुछ शॉट्स हैं एग्जांपल के लिए, मूवी के ट्रेलर में से उठाया मैंने, देखो और बोलो गजब क्या है कि नहीं। लेकिन अपन लोग फिर से चलते हैं उस कार चेस सीक्वेंस के ऊपर। जब वो स्टार्ट होता है, बैटमैन गाड़ी चालू करता है, वहां से जो पूरा म्यूजिक बैकग्राउंड में दिया हुआ है और बैटमैन की जो पूरी थीम है वो पूरी बजाते भी नहीं वो लोग, उसके अंदर जो एकदम लाउड वाले पार्ट से वो सिर्फ 2 बार बस, उसके बाद बैटमैन चेस पे निकल जाता है। लेकिन उस टाइम पे जो साउंड डिजाइन किया, गाड़ी की आवाज से मेरी कुर्सियां हिल रही थी, मजा आ गया, वाइब्रेशंस यहाँ तक फील हुए। और वो जो बैटमैन के मेन थीम की मैं बात कर रहा था ना, फ्राइडे को सुबह मूवी देखी है मैंने, रात को सोने के लिए लेटा हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी नींद आ जाएगी, लेकिन मन में वही गाना बज रहा है। इसके बाद छोटी मोटी डिटेल्स जो कि आप लोगों ने शायद अगर ध्यान से नहीं देखा हो तो फिर मिस कर दिया। बैटमैन के कैरेक्टर को जो भी जानता है ना, उसको पता है कि जब वो छोटा था उसके सामने उसके माता और पिता को मार दिया था, तब से अनाथ है वो। इसी चीज का एक छोटा सा पैरेलल अपने को इस मूवी के अंदर दिखाया, जब सबसे पहला मर्डर होता है और बैटमैन के सामने मोहतरमा बोलती है कि इसकी लाश को इसके बेटे ने सबसे पहले डिस्कवर किया। बैटमैन मुड़ के देखता है बेटे की तरफ और उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना, एक्चुअल में हिट हुआ कि वो अपने आप को देख रहा है उस लड़के के अंदर, जब उसके माता पिता को मारा था। और अब जब अनाथों की मैं बात कर रहा हूं तो फिर बैटमैन और रिडलर के बीच में भी पैरेलल्स निकाले हैं मूवी ने, दोनों के बीच की सिमिलरिटीज अपने को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे दोनों ही दूसरी बिल्डिंग की छत पर से दूसरे लोगों को स्टॉक करते हैं। रिडलर अपने विक्टिम्स को और बैटमैन कैटवुमन को। दोनों ही बचपन से अनाथ थे, लेकिन क्योंकि उनकी परवरिश अलग अलग सिचुएशन में हुई है तो इसे उनके काम करने का तरीका डिफरेंट। अब करना दोनों एक ही चीज चाहते हैं, बैटमैन को क्राइम सॉल्व करना, और रिडलर चाहता है कि वो लोग जिन्होंने झूठ बोल के इस पूरे शहर को खराब किया है उनको अपन मारेगा। एक तरीके से वो भी बुरे लोगों से ही डील कर रहा है, लेकिन उनकी जान लेके। इसी को लेके बैटमैन एक बहुत खूबसूरत लाइन बोलता है कैटवुमन को कि अगर तूने मार दिया तो तू भी वैसी बन जाएगी, जो कि वो एक्चुअल में मारती है ना कुछ लोगों को पिक्चर में बंदूक से। और अब क्योंकि मैंने इस मूवी को सबसे पहले इंग्लिश में देखा था और आज जाके हिंदी में देखा है, तो फिर मैं जरूर बोल सकता हूँ कि मुझे इसकी हिंदी डबिंग ठीक लगी। मतलब कि इसे कुछ बहुत बड़ी कमी नहीं निकाल सकता मैं, और जो वॉइस एक्टर्स उन्होंने लिए थे सूट किए, बैटमैन की आवाज भी सूट करी। लेकिन एक चीज जो मुझे फील हुई ना कि एक्चुअल में जो रिडल्स थे रिडलर के, वो उतनी अच्छी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुए। उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश जरूर अच्छी की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के अंदर कुछ तो छूट जाएगा। मैं इस चीज के ऊपर पॉइंट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो उसने रिडल्स दिए ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इमोशनल सीन्स की अपन अगर बात करें तो फिर बैटमैन को जब पता चलता है कि उसके जो पिताजी थे वो इतने भी दूध के दूल्हे नहीं थे जितना उसने सोचा था, तब है ना बंदा अंदर से थोड़ा टूट चुका होता है कि मैं ये इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब एल्फ्रेड उसको एक्चुअल सच्चाई बताता है और इनडायरेक्टली बोल देता है कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ लेकिन बाप से बढ़कर हूँ, ऐसा ज्यादा हो गया क्या? हॉस्पिटल के अंदर वो वाला सीन देख के ऐसा फील हुआ यार कि क्या लाचारी है बंदे की, वो कर क्या सकता है एल्फ्रेड। इसके बाद मूवी के एंड में जब सेलेना काइल सिटी छोड़ के जा रही होती है, उस वाले सीन को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो फिर रॉबर्ट पैटिंसन का जैसा रिएक्शन था, और मैंने उसका जो इंटरप्रिटेशन निकाला है ना कि वो चाहता था रुक जाए, सेलेना काइल उसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि आप बॉडी देखोगे ना तो हल्का सा वो लीन इन कर रहा था उसको किस करने के लिए, लेकिन उसने नहीं, अगर रात में गौतम के साथ निकाले ना तो जा मैं जा रही है, और वो चली गई। बैटमैन ने सैक्रिफाइस दे दिया। जोकर वाला जो एक थोड़ा सा सीन उन्होंने डाल दिया ना, हाँ रिडलर जब सेल के अंदर बंद है उसके साइड में जो एक बोलता है कि क्लाउन, जब उसने वर्ड लिया मैंने बोला भाई ऐसे तो ये तो जोकर है। अब वो जो सीन है ना वो मूवी के अंदर एक्स्ट्रा अलग ऐसे फेविकॉल लगा के चिपका दिया, मतलब पहला पार्ट नहीं था, आगे की मूवी उनको टीज करनी है तो फिर एक्स्ट्रा। और अगर वो लोग चाहते तो उस सीन को पोस्ट क्रेडिट में डाल देते ना और ज्यादा बढ़िया होता। मूवी का पार्ट ना होते हुए भी फ्यूचर में क्या होने वाला है अपने को अंदाजा मिल जाता, और जो लोग पूरा का पूरा क्रेडिट रुके एंड क्रेडिट देखने के लिए, फीलिंग सैड फॉर यू गाइस। मैं नहीं रुका, पिक्चर खत्म हुई, मैंने सर्च किया कुछ है क्या एंड में, मेरे को आंसर मिला नो, मैं चला गया उठ के, क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है ना। वैसे भी मैं पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट तो एक्सप्लेन करता नहीं, जल्दी देख लेंगे बाद में जो भी होगा। लेकिन तुम लोग यहाँ पे सोच के देखो कि ऐसी बातें चल रही थी ये वाले बैटमैन फ्रेंचाइज की ट्रिलॉजी निकलने वाली है, जिसमें से पहली मूवी इतनी ज्यादा अच्छी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना जरूरी है। जिस तरीके से उन्होंने बैटमैन को सेटअप किया कि भाई अभी वो नया है, चीजें अभी भी सीख रहा है, गलतियां कर रहा है, आगे चल के उसका क्या हाल होगा कि वो कैसे सिटी को मैनेज कर पाता है या नहीं, उसको ठीक करने के क्लीन करने के चक्कर में सिटी उल्टा उसके सामने कैसे कैसे विलन्स तैयार करके भेज रही है। देखने में बड़ा मजा आएगा। प्लीज बनाओ, ऐसा बोल दिया तो नहीं बनाएंगे क्या वो लोग, प्लीज मत
बनाओ, नहीं चाहिए हमको वार्नर ब्रदर्स। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऐसा कि अगर तुम लोगों ने इस मूवी की एंडिंग के बारे में सोचा ना तो फिर थोड़ा अजीब लगना चाहिए तुमको, क्योंकि रिडलर जो भाई साहब थे ना, उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो के भी नहीं हुआ। उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि मूवी के एंड में वो बम से वॉल उड़ा देंगे जिसकी वजह से पानी पूरे शहर में भर जाएगा। उसमें वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे वो ज्यादा लोगों को मार नहीं पाए क्योंकि बैटमैन आके उनको रोक देता है। तो वहां पे उनका प्लान थोड़ा बहुत फेल भी हो गया। लेकिन क्योंकि अब पूरी सिटी के अंदर पानी भर चुका है तो फिर उनको वापस से नया स्टार्ट करना पड़ेगा, सिटी को रिन्यू करना पड़ेगा। तो पिछले 20 साल में रिन्यूअल प्रोजेक्ट के नाम पे जो ढोंग चल रहा था वो अब एक्चुअल में काम करेंगे वो लोग। और क्योंकि अपने रिडलर भाई साहब अभी भी जिंदा है, मतलब आगे चल के फिर से उंगली करने आ सकते हैं। कारमान फाल्कोन जिंदा है क्या? मतलब मुझे लग रहा था, पूरा मरा नहीं है वो, शायद ये मर गया, उनोस मर भी गया होगा तो फिर उसकी जगह पेंगुइन ले लेगा। और भाई पेंगुइन का जो कैरेक्टर प्ले किया मूवी के अंदर, जो मेन कॉमेडिक रिलीफ था, मतलब सीरियस होते हुए भी उस बंदे ने हंसा के गया। जब बैटमैन और गॉर्डन गलत स्पेनिश ट्रांसलेशन के कारण उसको पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों को ताना मारता है कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है। मैं इतने जोर से हंसा ना, तुम लोगों को नहीं पता तो ऐसा कहा जाता है कि बैटमैन जो है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है, फिर भी एक सादा सा ट्रांसलेशन नहीं कर पाया ठीक से। और इस चीज को मूवी के अंदर एक्नॉलेज किया, मतलब भाई नाइस। सेलिना काइल और कारमेन फाल्कोन के बीच में जो रिलेशन था ना कि वो उसकी बेटी है, और ब्रूस वेन के पापा का भी कुछ रिलेशन था उसके साथ, ये जो एक एक्स्ट्रा डिमेंशन ऐड करता है पूरी मूवी की स्टोरी के अंदर, अच्छा लगा। उसके वजह से एक्चुअल में लगा कि हाँ भाई कैट वुमन जो है वो इस मूवी के अंदर आना रहना डिजर्व करती है, सिर्फ बैटमैन को सपोर्ट देने के लिए नहीं है, वो उसकी भी अलग से स्टोरी चल रही है। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। एक लास्ट सीन की बात करूंगा, जब वो अपने बाप को मारने जाती है और वहां पे बैटमैन घुस जाता है उनके क्लब में अंधेरा करके और लोगों को पीट रहा है, वो लोग गोलियां चला रहे, सिर्फ उतना ही दिख रहा है। देखो वो सीन ट्रेलर में देखा था तो आगे खुल गई, और मूवी के अंदर थिएटर में देखा तब तो भाई दिमाग खुल गया। हाँ, अब तुम लोग यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद उस सीन का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं था जितना ट्रेलर के अंदर हुआ। तो ट्रेलर और मूवी के अंदर म्यूजिक अलग यूज करते हैं, इसके वजह से बहुत बार सीन्स जो है ना वो ट्रेलर के अंदर अलग और मूवी के अंदर अलग फील होते हैं। बाकी मेरे को लगता है यहाँ पे बैठ के मैं हर एक सीन की बात करूँ तो ये एक्चुअल में वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी। कौन से सीन्स तुम लोगों को फेवरेट लगे इस मूवी से वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।